गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ में जो ये कोरोना का चक्र है, इस कोरोना के जो इस विपरीत समय में भी जो ये आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो टीचिंग पैटर्न चल रहा है, उसमें हम आपको रोज़ एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है, क्लास 8 का टॉपिक है पार्ट 10, जो कि आपकी सुनहरी धूप किताब से लिया गया है। और ये पाठ का नाम है गौशाला। गौशाला पाठ जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक स्टोरी है जिसमें एक गरीब किसान, एक गांव के गरीब व्यक्ति के बारे में हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और फिर किस प्रकार से उसको एक ऐसी घटना उसके सामने घटती है कि उसको सोचकर वो गांव से पलायन करने का मौका देखने लगता है। इस पाठ के कुछ मुख्य पात्र हैं। एक पहला मुख्य पात्र है अक्कल। अक्कल जो कि इस पूरी की पूरी स्टोरी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मुख्य पात्र है। फिर रामफल, ये एक उस गांव का कंजूस व्यक्ति है। उसके अलावा लेखक स्वयं, जिसने कि खुद ये सारी की सारी घटना और उस अक्कल नाम के व्यक्ति को अपने आसपास देखा है। पर बच्चों, इन सबसे पहले आइए हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुप्रसिद्ध गद्य लेखक, गद्य यानी कि प्रोज। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पतितों के देश में, जंजीर और दीवारें, आम्रपाली, माटी की मूर्तें और चिता के फूल आदि हैं। उन्होंने सामाजिक समस्याओं का बड़े ही रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। बच्चों, इस चैप्टर गौशाला में आपको एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति जो है जिसके बारे में हमें बताया है, उसको किस प्रकार से उसके बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिलता है और गांव में एक गौशाला बनाई जा रही है, जिसके लिए एक व्यक्ति, रामफल नाम का एक व्यक्ति जो है किस प्रकार से दान देता है। इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। वृद्ध यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, लाचार साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता। जब कोई व्यक्ति बच्चों बूढ़ा हो जाता है तो उसको सहारे की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा समय होने पर उसे कोई सहारा नहीं देता। ये दुनिया का एक ऐसा कड़वा सत्य है जो कि हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। समाज में नाम कमाने के लिए, अपनी प्रभुता और संपन्नता का दिखावा करने के लिए लोग गौशाला में तो दान दक्षिणा देते हैं, परंतु बूढ़े, अभावग्रस्त और दीनहीन किसान की जीवन रक्षा का वो कोई प्रबंध नहीं करते। यानी समाज में प्रोस्पेरिटी, समाज में दिखावा करने के लिए कि हाँ फला व्यक्ति ने इतना इतना दान दिया है, तो वो लोग बात उस समय पर तो खूब सारा दान देते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब किसान जिसने अपना सर्वस्व उस भूमि के नाम कर दिया था, उसके बुढ़ापे पर उसका कोई सहारा नहीं होता। महानता केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में नहीं है, अपितु गिरे हुए को उठाकर सहारा देने में भी है। आइए बच्चों, हम ये स्टोरीज जो है ये 3 स्टेंजा में, 3 पार्ट्स में, या यूं कह लें 3 सीन्स में है। तो पहले सीन के अंतर्गत देखिए, मैं आपको पहला सीन समझा रही हूँ और हर सीन में जो भी सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। उस दिन रिमझिम बरसात यानी हल्की हल्की बरसात हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि रेन की वजह से, बरसात की वजह से हॉलीडे हो गई थी। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से भी छुट्टी मिल गई। हरी हरी खजूर की छड़ी यानी कि एक बैत, एक डंडा, जिससे कि गुरुजी काम ना करने पर, याद ना करने पर बच्चों की पिटाई करते थे। ये पहले समय में होता था बच्चों। अब इस समय में इस चीज पर पूरी तरह से बैन है। कभी आंगन में नाचूंगा, कभी नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गरम गरम खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी मैंने देखा कि रामफल काका कीचड़ में सने, सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज्यादातर भीगते बढ़े जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। अक्कल का दरवाजा यानी अक्कल एक व्यक्ति है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अक्कल नाम का एक व्यक्ति है जो उस गांव में रहता है, जो लेखक के घर के पड़ोस में रहता है। अब उस व्यक्ति के घर में, उस अक्कल के घर में रामफल काका जाते हैं। रामफल काका क्यों जाते हैं? रामफल काका इसलिए जाते हैं क्योंकि पहली बात तो
पास में रामफल जी क्यों जाते हैं? उसके पास रामफल जी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका भानस घर यानी उनका रसोई घर, उनकी किचन की जो छत है जो कि कच्ची पुआल यानी कि सूखी पत्ती झाड़ियों से मिलकर बनी है, वो बरसात होने के कारण टपकने लग गई है और उस टपकती हुई छत को दुरुस्त यानी कि ठीक करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अक्कल कर सकता था। क्यों? क्योंकि अक्कल जो था वो इस काम को करने में भी हरफन मौला था, इस काम को करने में भी माहिर था। पर प्रायः अक्कल जो था वो रामफल जी की बातों को टाल देता था। क्यों टाल देता था? क्योंकि वो एक बहुत खुददार किस्म का व्यक्ति था, एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। उसे बार बार समझ में आता था कि ये व्यक्ति मेरा शोषण कर रहा है। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु सबसे कंजूस व्यक्ति थे। अक्कल एक गरीब मजदूर किसान किंतु हरफन मौला इंसान था। अक्कल जरा चलो, भानस घर का खपरेल उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है और खाना पीना बंद है। अब जब रसोई में पानी भर गया है तो फिर खाना कैसे बनेगा? जरा खपरेल को दुरुस्त कर दो, बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहते ना कई बार अपने घर कोई आ जाता है और अपना या अपनी मम्मी का कहीं कोई जाने का मन नहीं होता तो लोग बहाने बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब किसने बहाना बनाया? दोबारा से अब इस व्यक्ति ने बहाना बनाया, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ कीजिए। अगर तबीयत ठीक होती तो आपका हुक्म सराखों पर होता। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही करता था, किंतु उसे सबसे ज्यादा इस बात पर चिढ़ाती थी कि अच्छे दिन जब होते हैं यानी जब सूखे दिन होते हैं तो वो उस समय पर खपरेल ठीक नहीं कराते, वो उस समय पर रसोई और घर की छत को ठीक नहीं कराते। जब बरसात होती है तब उस समय पर वो आते हैं और जबरदस्ती उसके साथ काम करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो क्या वो किसी व्यक्ति का इलाज करवाएंगे? कंजूसी के मारे वो अच्छे दिनों में तो घर को दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। जैसे गरीब की देह कोई देह नहीं होती, उसे सर्दी नहीं लगती, वह रह रहकर खांसता था, यह बात तो हम पड़ोसी भी जानते थे। किंतु रामफल काका ने के साम दाम दंड भेद के आगे उसे झुकना पड़ा और फटी कांबली ओढ़कर अक्कल रामफल काका के पीछे जाते जाते दिखा। यानी रामफल काका की जिद के आगे, उनके साम दाम दंड भेद के आगे आखिर अक्कल को झुकना पड़ा, या यूं कह ले कि अक्कल ने मानवता दिखाई। उनको ये समझ में आ गया कि इसकी वजह से इसके बच्चों का मैं नुकसान क्यों करूं, तो वो खुद बीमारी की अवस्था में भी, या यूं कह ले कि सर्दी लगने के डर को छोड़कर वहां रामफल काका के साथ जाता दिखता है। अब यहाँ पर अक्कल के आपको चारित्रिक विशेषताएं बताई जा रही हैं। इस दूसरे स्टेंजा में अक्कल एक 5 हाथ का लंबा जवान, यानी लगभग उसकी जो हाइट है वो 5 से 6 फुट के बीच में थी और रंग वही भारतीय आदिवासियों का यानी सांवला चकटचक रंग। विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। और हट्टा कट्टा यानी कि बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड व्यक्ति। जिस खेत में कोड़नी करने के लिए यानी जिस खेत की जुताई निराई गुड़ाई करने के लिए अक्कल पहुंच जाता था, उसकी तो खरपतवार भी अक्कल के नाम पर रोती थी। क्यों? इसका मतलब वो बहुत बारीकी से खेत की गुड़ाई करता था, खेत की साफ सफाई करता था। उसकी कुदाल क्या, परशुराम और बलराम की कुठार और हल्की खिचड़ी, यानी उसकी जो कुदाल थी जिससे वो खुरपी समझते हैं आप लोग, जिससे कि वो पूरी की पूरी खेत की सफाई करता था, वो ये मान के चलो कि जैसे परशुराम और बलराम का हथियार था, बिल्कुल उसी तरीके से वो अक्कल का हथियार था। उससे ज्यादा महीन खेत को जोतने वाला, यानी कहा जाता है जितना बारीक खेत जुतता है उतनी ही अच्छी फसल होती है। उससे ज्यादा खेती के कार्यों में कोई व्यक्ति निपुण नहीं था, उससे ज्यादा मकान को अच्छा बनाने में कोई व्यक्ति निपुण नहीं था पूरे गांव में। चाहे कोई शानदार सा बंगला हो, चाहे किसी को अपना घर बनाना हो, वह उसकी वास्तु विद्या यानी उसकी जो वास्तु घर बनाने की जो नॉलेज है उसके प्रति भी लोग बाग बहुत आकृष्ट होते थे। क्यों? क्योंकि अक्कल एक बहुत सौम्य स्वभाव का व्यक्ति था, पर उसे गुस्सा कब आता था? जब रामफल काका उसका शोषण करते थे, उससे काम करवाते थे, या यूं कह ले जबरदस्ती काम करवाते थे। रामफल काका वह शानदार बंगला अक्कल
वास्तविक वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का उत्कृष्ट नमूना था। और जो अक्ल ने जो रामफल काका का जो ये इतना आलीशान सा बंगला था जिसकी वो खपरेल को सही कराने आए थे, उसे भी अक्ल की वास्तु विद्या यानी घर बनाने की जो ये पूरी की पूरी नॉलेज थी उसी से मिला था। वह मजदूर था लेकिन फिर भी खुशामदें पाता था। खुशामदें यानी फिर भी उसे तारीफें मिलती थी। उसके 2 बेटा और 1 बेटी थे। उसकी फैमिली में कौन कौन था बच्चों? 2 बेटे थे उसके और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया था और बेटी को तो वो इस शान से रखता था कि गांव की जो बबुइयां होती हैं, बबुइयां यानी कि जो गांव के जो रिचेस्ट लोग होते थे, जो अमीर से अमीर लोग होते थे, उनकी लड़कियां भी उसको जो इज्जत मिलती थी, अक्ल की बेटी को जो उसके पिता इज्जत देते थे, उन सब से वो सब गश खाती थी, उन सब को जलन होती थी। अक्ल की उदारता की चर्चा थी। अगर अक्ल जो था वो जितना कर्मठ व्यक्ति था उतना ही वो एक महान धर्मपरायण व्यक्ति भी था, जो कि गांव में अगर कोई साधु संत आते थे तो उनकी सेवा करता था। गांव में कोई जीवन भंडारा होता था तो वहां पर भी वो अपनी पूरी सेवाएं दिया करता था। और उसकी आमदनी जो थी वो मजदूरों से ज्यादा तो थी ही, लेकिन उसने एक गाय भी पाल रखी थी और 2 बकरियां भी थी। इससे भी उसके पास काफी सारे पैसे आते थे। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि अक्ल जो है वो एक धर्मपरायण व्यक्ति होने के साथ साथ एक बहुत मेहनती और खुदगर्ज इंसान भी था। अब इस तीसरे सीन में देखिए, इस स्टोरी का नाम गौशाला कैसे पड़ता है इसके बारे में बताया गया है। कहा जाता है ना बच्चों कि जिस तरीके से लोग बाग मूव करके बाहर जाते हैं, यानी अगर यहाँ से लोग बाग अपने स्टेट को या अपनी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए जब छोड़ के वापस जाते हैं तो वापस भी आते हैं। वापस जब वो आते हैं तो वो छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। तो ठीक इसी तरीके से लेखक भी छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव वापस आता है कुछ दिनों के लिए। और वो जब अपने दरवाजे पर बैठा एक विलायती मैगजीन, एक स्टोरी की बुक पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ते समय उसने देखा कि जो लेखक है, जो विदेशी लेखक है, उसने किस तरीके से उस नायिका को, जो उस कहानी की नायिका है, उसके भीतर कितना अच्छी तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। और तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि उसे संबोधित करता है, सलाम बबुआ। वो उसकी तरफ देखता नहीं है। कौन? लेखक उसकी तरफ देखता नहीं है, वो इग्नोर करता है उसको। क्यों? क्योंकि वो या तो यूं कह ले कि मैगजीन पढ़ने का स्वांग कर रहा है, या यूं कह ले कि वो मैगजीन पढ़ने में मशगूल था, यानी कि गर्क था। वही आवाज, मैंने फिर आंख उठाई। उसको समझ में आया कि ये तो शायद वही आवाज है जो शायद वो सुन चुका है, जो शायद वो समझ चुका है। वो वहां पर उसकी तरफ वो आंख उठाकर देखता है, और जब वो आंख उठाकर देखता है तो उसको दिखता है कि सामने कौन खड़ा है? सामने खड़ा है वही अक्ल, लेकिन अब अक्ल जो है वो बूढ़ा हो गया है। समय के साथ साथ अब अक्ल जो था वो बूढ़ा होता चला जा रहा था। तो अक्ल जब बूढ़ा होता चला जा रहा है तो वो बेचारा ऐसा क्यों? वो आजकल दर की भीख मांग रहा है। जिस गांव को उसने, जिस पूरे के पूरे गांव की वो पुआले बांध कर उनको घर दिया करता था, आज उसी गांव में वो बेघर हो गया है। एक बच्चा था उसका जो कि शादी होने के बाद में दूसरी जगह कमाने चला गया, और बेटी की शादी होते ही वो पराई हो गई। उसकी प्यारी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब उसे कोई काम धाम की उससे कुछ नहीं होता था। बस वो इतना ही नहीं कमा पाता था कि सिवाय सुख के जीवन काट सके, इसलिए उसको भीख मांगनी पड़ती थी। अब उसे भीख भी क्या मिलती थी? धीरे धीरे भूख और प्यास से मारा जो अक्ल था वो हड्डियों का ढांचा बनता चला जा रहा था। पर अक्ल ने रामवृक्ष बेनीपुरी यानी लेखक को कहा, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक नालिश करने आया हूँ, एक शिकायत करने के लिए आया हूँ। अब वो बताइए किसकी शिकायत करने के लिए जाता है? तो अक्ल जो है वो कथा सुना रहा है कि मैं जिस प्रकार से रामफल बाबू की पूरी मजदूरी की, उनका जो खेत था वो कितनी बार मैंने जमीन की परतें हटाकर हरा भरा बनाया, किस तरह से उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह से उनके कई सारे मकान बनाए, किस तरह से उनकी हर बात में मदद की। लोगों को उनसे ईर्ष्या होती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। और बाकी बातें तो जाए जहन्नुम में, आज उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि मुझ
बद्दुआएं हैं शायद वो उन्हें लगेंगी। वो बोला, अक्ल कहता है कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। जब सर्दियों का मौसम है तो उनके घर के आगे जो है एक पुआल का घूर लगता है। पुआल यानी कि जो सूखी हुई जो फसल सूख जाती है और उसके बाद में जब उसकी कटिंग के बाद जो उसका जो नुकसान वाली जो चीज़ बचती है, जो कि या तो गाय भैंसों को चारे में डाल दी जाती है, वो जो घूर है उस घूर में वो थोड़ी थोड़ी आग लगा करके और अपनी रातों को काट लिया करता था। पर अब वो जिंदगी भर जिसकी सेवा की, इस बुढ़ापे में वो कपड़ा लत्ता तो देने की बात बहुत दूर की बात है, वो उसको उस घूरे की आग से भी महरूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं नहीं, तुम इस घूरे की आग को पूरा का पूरा खत्म कर दोगे। ये उसकी दलील थी। मेरे सामने बचपन, मेरे यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी के सामने उसके बचपन का वो दृश्य झांक उठता है, जिसमें वो ये देखता है कि किस प्रकार से वो जो अक्ल था वो पूरे गांव की सेवा करता था, लेकिन आज अक्ल के साथ कोई भी नहीं है। आज अक्ल अकेला है। उसको जब भी कभी जाड़ा लगता तो वो जब दूसरों को कभी जाड़ा लगता तो वो उसको अपनी गोदी में संभाल कर छुपा कर रखने में भी निपुण था। अब गांव में क्या होता है, एक दिन गौशाला का उत्सव था। उस दिन मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था और मुझे खुशी हुई कि हाँ, इस संबंध में मेरे गांव में भी चर्चा है। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल, यानी फिर वही सूखा चारे की बात हो रही है यहाँ पे, गौशाला को दान में दी। और जब वहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं तो उस अनाउंसमेंट्स में भी इस चीज़ का पूरा पूरा उल्लेख किया गया था। बूढ़ी अपाहिज गायों को, बैलों की रक्षा करने का कितना सुंदर प्रबंध किया है, इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए। जिन गायों ने हमें बछड़े दिए, उनकी जिंदगी भर की जो सेवा है उसके बारे में कितनी बढ़िया बात बताई गई। यहाँ पर जिन्होंने जमीन को घरखेज बनाया, जरखेज यानी कि जिन्होंने जमीन को उपजाऊ बनाया, उन मजबूत बैलों के लिए और उन प्यारी प्यारी गायों के लिए ये गौशाला बनाई गई है। ये मनुष्य की सुंदरता का प्रतीक है, ये मनुष्य की आत्मिक सुंदरता का प्रतीक है। यूं ही साइकिल चलाता हुआ वो सोचता हुआ अपने गांव की ओर जा रहा है, एक्सक्यूज मी, तभी वो देखता है कि वहां पर उसे एक अधमरा सा व्यक्ति सर पर बोझा टांगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपनी साइकिल रोकता है, फिर देखता है और उसे एकदम से याद आता है, अरे ये तो वही अक्ल है, ये तो वही अक्ल है, ये कहाँ चल दिया। पर अक्ल से उसकी बात होती है। वो अक्ल को कहता है, बबुआ अब इस गांव में गुजारा नहीं होता, यहाँ तो धूरा भी नहीं मिलता है, कहीं चला जाऊंगा और मांग मांग कर खाऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा। अक्ल अपने गांव को छोड़कर सदा के लिए जा रहा है, वहीं जहां उसके पेट को खड्डा भरने के लिए, खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज और मरने के बाद पैर पसारने के लिए 3 गज जमीन मिल जाए। ये बात को सुनकर लेखक के मन में एक बात आती है कि मनुष्य बूढ़े पशुओं के लिए तो गौशालाएं बनाता है, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए क्या करता है। उन्हें बुढ़ापे में, उन्हें जिस समय उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिस समय उन्हें सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है, उस समय पर वो लोगों का साथ छोड़ देते हैं। रामफल काका ने बूढ़ी गायों के लिए इतनी प्यार और मोहब्बत से पुआल दान की है 2 गाड़ियां भरकर, और उस बूढ़े गरीब अक्ल को घूरे की आग देने में भी उन्हें शर्म आ रही थी, जिसका भी उन्होंने हिसाब किताब रख लिया। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आज का जो समाज है ये इतना ज्यादा दिखावे से भर गया है कि वो गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां जो कुछ कह नहीं सकते, उनके लिए तो धर्म कर्म के नाम पर ढेर सारे आडंबर किए जाएंगे, लेकिन वो मनुष्य जो मनुष्य के काम आता है, उसके जरूरत के वक्त यानी उसके बुढ़ापे में उसके साथ कोई नहीं होता है। बच्चों, इस पूरी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगी कि अपने घर के एल्डर, आपके घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, आप उनकी प्लीज रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं और बदले में वो आपको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। तो बच्चों, आज के जो चैप्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस चैप्टर को मैंने अभी आपको इन कठिन शब्दों वगैरह के माध्यम से एक्सप्लेन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को दोबारा से अपनी बुक में से
पढ़िए और रिवाइज कीजिए। हम अगली क्लास में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू प्यारे बच्चों।